वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप बच्चों के लिए पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो इसमें हम जो पेपर अभी सॉल्व करा रहे हैं वो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि सीबीसीएस जी इकोनॉमिक्स 2012 में आया हुआ है। तो इस पर ये हमारी चौथी वीडियो है, ठीक है। तो पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराया था, दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाया था, तीसरी वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कराया था, और इस वाली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करा रहे हैं। तो बच्चों, ये सारी की सारी जो वीडियो हैं वो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगी, यानी कि हमने कोर्स भी कंप्लीट कराया हुआ है अपनी ऐप पर। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, और वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, यूट्यूब पे भी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पे भी आपको काफी सारी वीडियो जो है वहां पे भी दिख जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आप अपनी साइड स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, व्हाट आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट अराइज इफ रेगुलेटर रिक्वायर्ड अ नेचुरल मोनोपोली टू चार्ज अ प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एक्सप्लेन। यानी कि क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर गवर्नमेंट जो है वो मोनोपोली को रेगुलेट करती है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, 3 तरीके की प्राइस पॉलिसी हो सकती है। एक तो है एमसीएम इक्वल टू एमआर पॉलिसी, जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम होता है मोनोपोली के लिए। दूसरी, देखिए, नेचुरल मोनोपोली का मतलब है कि एक ऐसी मोनोपोली है जिसकी कॉस्ट जो है वो आउटपुट बढ़ने के साथ साथ घटती है, जिसकी वजह से उसने मार्केट पे कब्जा कर लिया है, ठीक है। कॉस्ट स्ट्रक्चर की वजह से उसने मार्केट पे कब्जा कर लिया है। तो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो। इसको हमने डिटेल में बच्चे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से भी देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये जो है इस तरीके की हमारी कॉस्ट है, जिसे हम आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, और इसी तरीके से ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करती है और इतना प्राइस कहती है कि आप इतना ही प्राइस चार्ज करोगे, मान लीजिए ये प्राइस AQ है, ठीक है, यानी कि ये डिमांड है हमारा। तो इस केस में देखोगे आप कि फर्म अगर इतना ही प्राइस चार्ज करेगी, लेकिन कॉस्ट तो उसकी एवरेज कॉस्ट तो ज्यादा आ रही है, तो ये हिस्सा जो है फर्म के लिए एक तरीके का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है पूरी तरीके से। तो बच्चों, हो सकता है, देखिए, आपको इतनी छोटी सी वीडियो में हो सकता है कि आपको लगे कि सर ये तो समझ में आया नहीं। तो समझाने के लिए तो बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर तो बस मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। एक्चुअल में आपको क्या करना है वो आपको हमारे कोर्स के अंदर मिल जाएगा, जिसमें हमने लगभग 12 से 13 मिनट की ये वीडियो है, जिसमें हमने आपको बताया है कि अलग अलग कंडीशन में इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग क्या होती है, सबके बारे में हमने बहुत डिटेल में आप बच्चों को एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली जो आपको समझाना है वो ये समझाना है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट से प्राइस डिसाइड करते हो तो फर्म को लॉस होगा, इसलिए या तो प्राइस एवरेज कॉस्ट के बेस पर डिसाइड होनी चाहिए, नंबर 1 तरीका, या गवर्नमेंट जो है वो इस हिस्से की सब्सिडी दे। कोई भी एक तरीका गवर्नमेंट यूज करे, लेकिन इस तरीके का प्राइस जो है वो टिक नहीं सकता। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग से फर्म को केवल लॉस ही होता है। तो ये नेचुरल मोनोपोली के केस में रेगुलेशन करते समय जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है उसके बारे में हमने आप बच्चों को बताया है। अगला जो बी पार्ट है इसका, यानी कि ये तो हमारा हो गया 6 का फर्स्ट पार्ट, 6 का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स का था, और ये वाला क्वेश्चन जो है सेकंड वाला 8 मार्क्स का है। इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार बच्चों। कह रहा है, कैन अ मोनोपोली चार्जिंग अ यूनिफॉर्म प्राइस इवन मैक्सिमाइज द सम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मोनोपोली प्राइस चार्ज करता है तो लॉस होना तय है, ये मैं आपको डायग्राम से भी समझा दूंगा। इसके अलावा बच्चों ये भी कह रहा है कि हाउ विल द कंज्यूमर सरप्लस चेंज इफ द प्रैक्टिस प्राइस परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा जी, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं, और अगर मोनोपोली में जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए ये भी हमने ऑलरेडी वीडियो में करवाया हुआ है, 2 डायग्राम बनाए हैं हमने वहाँ पे। एक तो हमने बताया है ये वाला कंडीशन जिसमें ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। तो इस केस में ये हमने माना है ये हमारी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है जो कि हमने कांस्टेंट मान ली है। एक्स एक्सिस पे बच्चों हम लिखते हैं क्वांटिटी और यहाँ पे लिखते हैं प्राइस। तो क्योंकि मोनोपोली है, मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू और एमआर दोनों डाउनवर्ड होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर हम प्राइस को बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी घटेगी और अगर हम ज़्यादा मात्रा में सेल करना चाहते हैं तो प्राइस हमें कम करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, हमने समझाया हुआ है वीडियो नंबर 1 में। और ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है, एज्यूम किया है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है ताकि आपको कंसेप्ट समझने में मुश्किल ना आए। तो अगर मोनोपोली के केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है ये डेड वेट लॉस में चला जाएगा, ठीक है। डेड वेट लॉस में जाने की वजह से आप ये कभी नहीं कह सकते कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का सम मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो डेड वेट लॉस का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब हुआ कि जो प्राइस है वो एमआर के द्वारा नहीं बल्कि उतनी होती है जितनी डिमांड है, यानी कि हर व्यक्ति जो है वो जितना विलिंग टू पे है उतना ही उससे चार्ज किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये सारा का सारा हिस्सा जो है वो प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा, यानी कि ये प्रोड्यूसर का गेन है। इसकी वजह से किसी भी तरीके का डेड वेट लॉस इस वाली कंडीशन में नहीं होता है। तो ये बच्चों आपको एक्सप्लेन करना होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये सारी की सारी वीडियो जो है वो आपको हमारे कोर्स में मिल ही जाएंगी, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोर्स को बाय नहीं भी करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आप अपनी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? डज माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम कंट्री ए टू बी अफेक्ट वेज रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंट्री बी? बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा डिमांड एंड सप्लाई है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा है और ये 5 मार्क्स का है। तो लॉजिकली आप समझ लीजिए कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है। मार्केट में डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो वेज रेट डिसाइड होता है। मान लीजिए ये वेज रेट डिसाइड हुआ है, WL बोल देते हैं, ये हमारा क्वांटिटी ऑफ लेबर है। अगर माइग्रेशन होता है ए कंट्री टू बी कंट्री में, तो बी कंट्री में क्या होगा? जो सप्लाई है वेज की, लेबर की, वो बढ़ जाएगी और मार्केट में क्वांटिटी ऑफ लेबर भी बढ़ जाएगी और जो वेज रेट है वो गिर जाएगा। जैसा कि गुड्स मार्केट में होता है, सेम हमारा लेबर मार्केट में भी इसी तरीके का ट्रेंड जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। एक्सप्लेन हाउ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए एक लेबर को जो हम वेज दे रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपये दे रहे हैं, दूसरे को भी वेज 100 रुपये दे रहे हैं, तीसरे को भी वेज 100 रुपये दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, मान लीजिए सपोज कीजिए इसने जो प्रोडक्टिविटी की वो 10 की, इसने 8 की, इसने की 6। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स जो है वो कैसे निकालोगे? वेज रेट को डिवाइड कर दोगे मार्जिनल प्रोडक्ट से। ओके बच्चों, तो इस वाले इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर फॉल करेगा, आपका जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कमोडिटी है वो भी राइज करता रहेगा। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना होगा, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप एक बार देख भी लीजिएगा। तो ये भी 5 मार्क्स का ही था। अब हम बात कर रहे हैं 7th के थर्ड पार्ट की। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, बस ये भी हम सॉल्व करा देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डज द टैक्स रेवेन्यू ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द टैक्सेस, वाई और वाई नॉट? तो बच्चों आपने लेफर कर्व का नाम पढ़ा होगा, जिन्होंने बताया था कि अगर टैक्स रेट को इंक्रीज किया जाता है तो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगी। लेकिन हर चीज़ की जैसे सीमा है, वैसे ही अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स लगा दोगे तो अल्टीमेटली टैक्स रेवेन्यू जो है वो घट जाएगी। तो आप बुक में पढ़ लीजिएगा, 3 डायग्राम बनाए हुए हैं, मैं भी आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे ये हमारा टैक्स है, और सॉरी ये टैक्स अमाउंट बना लेंगे,
ठीक है, इस तरीके से 3 डायग्राम आप बनाना पड़ेगा, डिमांड सप्लाई, और आपको ये बताना है कि जो विड्थ है ये वाला, ये टैक्स अमाउंट है जिसको हम ए बी बोल रहे हैं, और ये हिस्सा जो है वो टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ही हमारा डिमांड सप्लाई रहता, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर देती, टैक्स अमाउंट बढ़ा देती, तो टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बीच का डिफरेंस होता है वो टैक्स है। लेकिन तीसरे डायग्राम के थ्रू आपको बताना है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स लगाना शुरू कर दे, तो जो टैक्स रेवेन्यू है, सॉरी ये तो डेट वेट लॉस है, टैक्स रेवेन्यू ये वाला होगा, मैंने गलत बता दिया बच्चों, दोबारा से बता देता हूँ, ये डेट वेट लॉस है, ये टैक्स रेवेन्यू है, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये टैक्स रेवेन्यू देखिए आप बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत ही कम होगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स लगा देती है, ठीक है, तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, और डेड वेट लॉस जो है, ये डेड वेट लॉस है, ये बढ़ जाएगा, दिस इज डेड वेट लॉस। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझाना है बेसिकली कि अगर गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल अमाउंट में टैक्स लगाती है, उसके बाद मीडियम टैक्स लगाती है, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स लगाती है, जो टैक्स रेवेन्यू है वो घट जाएगा। तो इसी को हम लेफर कर्व भी बोलते हैं, इसको हम इस तरीके से डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं, जिसमें हमें बताना होगा कि जैसे जैसे टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है जैसे जैसे टैक्स अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप टैक्स अमाउंट बढ़ाओगे तो टैक्स रेवेन्यू जो है वो घटता चला जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन हमारे पूरे के पूरे 7 कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन सभी वीडियो से आप बच्चों को बहुत फायदा हो रहा होगा। आप एक बार देख लीजिएगा, कोर्स कंटेंट में आपको सारी कुछ मिल ही जाएगा, आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही करा रहे हैं, आने वाली वीडियो में आप 2016 के भी क्वेश्चन देख पाओगे, फिर आप 2017 के भी, इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन पेपर हम बच्चों को सॉल्व कराने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से फायदा होगा, इन सभी वीडियो से फायदा हो रहा होगा। आप अपना जो भी कमेंट है वो आप मुझे बताइएगा, कैसी लगी आपको वीडियो, क्या आप कहना चाह रहे हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।